एवरीवन, दिस इज आदर्श और ये है मास्टर द स्केचिंग सीरीज का एपिसोड 8। और आज ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके वर्क में 3Dनेस नहीं आती है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम केवल वैल्यूज की प्लेसमेंट, जहाँ पे हम लाइटनेस डार्कनेस को दिखा के ही अपने वर्क को 3D दिखा सकते हैं। और ये चीज़ मैंने अक्सर अपने वीडियो में बोली भी है कि वैल्यूज की सही प्लेसमेंट होनी चाहिए। लेकिन जब आप वैल्यूज की प्लेसमेंट करते हो तो वहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है। लाइट आ रही है तो जो शेप्स बनती हैं, जो शैडो शेप्स बोलते हैं, मान लीजिए अगर इस साइड से मेरे पीछे की तरफ से लाइट आ रही है तो आगे मेरे चेहरे पर अगर मैं चेहरे को मूव कर रहा हूँ तो कुछ तो शेप बनेंगे उसमें, कहीं पर डार्क होगा कहीं पर लाइट होगा, जिनका कुछ आकार होगा यानी कि शेप। तो उस चीज को समझना फिर आपको, और जो प्लेन रहते हैं कहाँ पे लाइट ज्यादा पड़ रही है, साइड प्लेन मतलब जहाँ पे लाइट कम पड़ रही है, तो इन चीजों को समझना। जब तक आप इनको नहीं समझोगे तब तक आपके स्केचेस, आपकी ड्राइंग्स में आप वैल्यूज की प्लेसमेंट को सही तरीके से नहीं कर पाओगे। और ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है। और आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं और उस पर समझने वाले हैं, उसको स्केच करके देखने भी वाले हैं, जिसकी वजह से आप इजीली ये डिफाइन कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कितनी गहराई में है या कितनी उसमें उभार है, क्या गोल है या वह रेक्टेंगुलर शेप में, केवल उसको देख के ही। और यहाँ पे हम कोई भी लाइटनेस डार्कनेस का यूज़ नहीं करने वाले, यहाँ पे जस्ट हम कुछ लाइंस का यूज़ करके ही अपने सब्जेक्ट की 3Dनेस को कैप्चर करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको अपने पेपर को सेट कर लेना है। अब यहाँ पे हम द रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, थोड़ा सा उसका यूज़ करते हुए, उसको समझते हुए यहाँ पे हमने एक लाइन खींची जिसको हम बोलते हैं हॉराइजन लाइन, जो कि आपके आकाश को और धरती को डिवाइड करती है। ये रूल ऑफ थर्ड होता है। इसमें सारी चीज़ें 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मतलब हॉरिजॉन्टली 3 पार्ट में डिवाइड होगा आपका फ्रेम, और वर्टिकली भी। लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा उसको मैनेज करते हुए अपने अकॉर्डिंग यूज़ किया है। और कंपोजिशन के रूल में हम अलग अलग टाइप की कंपोजिशंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं पहाड़ों को बना रहा हूँ, हालांकि आपको शायद ही वो दिखें, क्योंकि इसको हम बोलते हैं जब चीज़ें दूर जाती हैं हमसे तो वो अक्सर छोटी होती हैं और साथ में वो ब्लर होती हैं। इसलिए मैंने पहाड़ों को पीछे की तरफ बनाया है, ताकि आप जो उसका फील है आपकी लैंडस्केप का, वह अच्छे से कैप्चर हो और आपका सब्जेक्ट है उसमें एक डेप्थ लगे। अब यहाँ पे हम कुछ पेड़ों को बना रहे हैं, और ये पेड़ कंपेरिजन में अगर हम पेड़ों से खुद को कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे, लेकिन वो हमसे दूर हैं, इसलिए हम उनको छोटा बना रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारी धरती रहती है वह भी सेम नहीं रहती है, वह कहीं बड़ी कहीं छोटी, कहीं गड्ढे रहते हैं, कहीं कैसा रहता है, तो उसको हम देखते हुए चीज़ें बनाएंगे। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे हम पत्थर को बना रहे हैं, क्योंकि पत्थर अक्सर गोल रहते हैं, कहीं पे एकदम फ्लैट रहते हैं, तो उससे समझना काफ़ी आसान हो जाएगा इस लाइन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को। और साथ में यहाँ पे हम एक पेड़ को भी ऐड कर रहे हैं, ताकि जो हमारी लैंडस्केप है वह देखने में भी काफ़ी अच्छी लगे। अब यहाँ पे आप जब नेचर में बैठो खुद, तो पेड़ों को भी ऑब्जर्व किया करो कि उनकी संरचना कैसी है, पत्तियाँ कैसी हैं, लाइट कैसे वर्क कर रही है, टहनियाँ कैसी हैं। जब सारी चीज़ों को आप देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। और आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना कि जो पीछे की तरफ सब्जेक्ट है, जो झाड़ियाँ मैंने बनाए, पहाड़ बनाए, उनके कंपैरिजन में मैं इस पेड़ को ज़्यादा डार्क प्रेशर के साथ, बहुत ज़्यादा लाइट पीछे की चीज़ें और आगे की चीज़ों को मैं थोड़ा डार्क बना रहा हूँ, ताकि आपको ये देखने से इस फील आ जाए कि मेरे सब्जेक्ट में कौन सी चीज़ दूर है, कौन सी चीज़ पास है। केवल कुछ लाइन खींच देने से ड्राइंग नहीं बन जाती। आपको पहले ये समझना होगा कि मुझे किस चीज़ को पहले दिखाना है, किस चीज़ को बाद में दिखाना है। जब इस कॉन्सेप्ट को आप समझोगे तो आप अपनी लाइन्स को भी अलग अलग वेरिएशंस में, डिफरेंट वेराइटीज़ में यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे हम एक और पत्थर को रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं। और जो रूल ऑफ थर्ड में बीच वाला सेंटर का बॉक्स रहता है, उसके चारों कोनों पर अगर आप कोई भी चीज़ रखते हो या उसके पास भी कोई चीज़ रखते हो तो विजुअली फोकस मेनली उन्हीं जगह पे जाता है। इसलिए हमेशा रूल का यूज़ अपनी कंपोजिशन में करते हैं। और यहाँ पे हम कुछ घरों को भी ऐड करेंगे, ताकि जो लैंडस्केप है, जो हमारा फील है, वो काफ़ी अच्छे से कैप्चर हो। और यहाँ पे आपको एंगल्स को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए चीज़ों को बनाना है, ताकि एक नेचुरली फील आए।
अब यहाँ पे हम एक और झाड़ी को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप समझिए जिसको हम स्केल बोलते हैं। तो अगर मैं एक चीज़ देखूँ, जो यहाँ पत्थर के पास की झाड़ी है और जो पीछे की साइड की झाड़ी है, वो इस लैंडस्केप में, इस चित्र में बहुत ज़्यादा लगभग इक्वली सेम साइज़ की है। लेकिन अगर एक्चुअल में आप जो स्केल के रूल के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करो, डेप्थ के अकॉर्डिंग कंपेयर करो, तो जो आगे वाली झाड़ी है उसके कंपैरिजन में पीछे वाली झाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें पीछे की तरफ दूर जा रही हैं तो वो नेचुरली थोड़ी छोटी दिखेगी। अब यहाँ पे मैं पीछे की तरफ जो कर्व लाइन्स उनको ऐड कर रहा हूँ ताकि एक जो 3D फील आए। और यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ड्राइंग। वहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको लाइन को कितना ज़्यादा मोड़ना है। जितनी ज़्यादा राउंडनेस आप दिखाओगे उतना ही ज़्यादा ये फील होगा कि आपका कर्व उतना ही ज़्यादा 3D है, उतनी ही ज़्यादा उसमें डेप्थ है। अब यहाँ पे पीछे की तरफ हमने जैसे चीज़ों को किया, अब हम थोड़ा आगे की तरफ इसी चीज़ को करके देखते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ रहती है कि जब आप चीज़ों को ऐसे आप उससे बड़े रहते हो, जैसा कि अभी हमने समझा कि झाड़ियों को आगे की झाड़ी पीछे के कंपेरिजन में छोटी है, तो आप जब चीज़ों से बड़े रहते हो तो जो एंगल्स हैं वो ऊपर की तरफ बनते हैं, मतलब ऊपर वाला पार्ट भी बनता है। और जब आप उससे छोटे होते हो तो वो नीचे की तरफ जाता है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो एंगल्स रहते हैं कि आपको कर्व को ऊपर की तरफ मोड़ना है या नीचे की तरफ मोड़ना है, उसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स को इमेजिन करते हैं जिसके हम एक पार्ट को देखते हैं जो कि हमसे, अब यहाँ पे जैसे कि हमने एक लाइन को खींचा, तो इसको दो कॉन्सेप्ट में समझिए कि एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है। अगर आप बॉक्स से बड़े हो तो आपको नीचे की लाइन को इग्नोर करके ऊपर की लाइन को देखना है, तो जो एंगल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि आप बॉक्स से बड़े हो। लेकिन अगर आप बॉक्स से छोटे हो तो एंगल उल्टे हो जाएंगे, मतलब नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, मतलब एंगल फिर नीचे की तरफ आएंगे। तो आपको ये देखना होगा कि आपसे चीज़ें बड़ी हैं या छोटी हैं। जब चीज़ें आपसे बड़ी होती हैं तो एंगल्स नीचे की तरफ आते हैं, जब चीज़ें छोटी होती हैं तो एंगल्स ऊपर की तरफ जाते हैं। और इन्हीं दो साइड के पेड़ों में, पीछे की साइड के पेड़ों में और आगे की साइड के पेड़ में हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। पीछे की चीज़ें हमसे बड़ी हैं इसलिए हमने उसकी राउंडनेस को नीचे की तरफ बेंड किया, जबकि आगे की चीज़ें छोटी हैं तो हमने उसकी राउंडनेस को ऊपर की तरफ बेंड किया। अब इस कॉन्सेप्ट में केवल लाइन ड्राइंग के चक्कर में आपको केवल कर्व लाइन का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाइंस का यूज़ करते हैं। जो घर है वो एक बॉक्स की तरह है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइंस का भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जितनी भी लाइनों का मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं कंट्रास्ट यानी कि लाइटनेस डार्कनेस किस चीज़ पर फोकस ज़्यादा देना उस चीज़ को मेंटेन करते हुए, साथ में लाइट किस डायरेक्शन से आ रही उस चीज़ को देखते हुए ये चीज़ कर रहा हूँ ताकि नेचुरली फील आए। अब लाइट है जो कुछ इस साइड, जिस साइड पेड़ नहीं है उस साइड से आ रही है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने घर को ऑब्जर्व करते हुए, अपने सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हुए और देखते हुए कि लाइट किस साइड से आ रही तो कैसी शेडोज बनेंगी, कैसा क्या होगा, उस सारी चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए ये चीज़ बना रहे हैं। इन पत्थर की शेडोज़ को आपको बड़े ध्यान से बनाना है क्योंकि दोनों पत्थर की डायरेक्शन अलग है और आप दोनों से अलग अलग पोजीशन में खड़े हुए हो। मतलब अगर आप आगे वाले पत्थर को देखो तो उसके कंपैरिजन में आप थोड़े लाइट से अलग टाइप से खड़े हुए हो, तो उसका पार्ट आपको कुछ अलग टाइप से दिख रहा है। लेकिन दूसरा पत्थर जिसके पास पेड़ है उसके जो प्लेन से, उसका साइड प्लेन, उसका फ्रंट प्लेन, वो आपको ज़्यादा दिख रहा है, जबकि दूसरे पत्थर का केवल पीछे का हिस्सा दिख रहा है। तो अब इसी को अब जैसे कि पीछे की चीज़ों को हमने पहले ही कंपेयर कर लिया, तो अब आगे की चीज़ों में हम जैसे कि पीछे की चीज़ों में लाइनों को ज़्यादा यूज़ किया तो हमें आगे की चीज़ों में लाइन को कम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा इसलिए हमें अपने अकॉर्डिंग लाइन को यूज़ करना है। और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम जब हैचिंग करते हैं तो वहाँ पे भी करते हैं। अगर हमें लाइटनेस को दिखाना है तो भले ही हम अपनी लाइन को डार्क खींचें या पेन का यूज़ करें, लेकिन हम लाइन के बीच में जो हम ग्रिड बनाते हैं, जो हम लाइंस बनाते हैं 3Dनेस को दिखाने के लिए, उसके बीच में गैप को बढ़ा के हम अपने सब्जेक्ट की जो लाइटनेस है उसको लाइट रख सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू को लाइट रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक दरार भी बना रहा हूँ तो वहाँ पे हमने उसको थोड़ा उल्टे, जो कर्व्स हैं उनको उल्टा बनाया ताकि फील आ जाए कि यहाँ पे दरार है। तो
कॉन्सेप्ट वही है, बस उसका यूज़ किस तरीके से करना है, कहाँ पे कैसे करना है, कितना मूव करना है, कितना आपको लाइटनेस को दिखाना है, कितना डार्कनेस को दिखाना है, कितनी लाइन के बीच में कितना गैप रखना है, कितना कम रखना है, ये आपका डिपेंड करता है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइन को ज़्यादा यूज़ करेंगे इस पत्थर के कंपेरिजन में। अब हम पहले इस पत्थर को एक बार अलग से यहाँ पे स्केच करके भी देखते हैं। तो यहाँ पे एक इसको पत्थर समझ लो, आलू समझ लो, अदरक समझ लो, और इसी टाइप की संरचना आप जब अदरक को बहुत बारीकी से देखो, जिंजर को, तो इसी टाइप की संरचना पैटर्न्स उस पर बने रहते हैं जालीनुमा। तो अगर आप अदरक को रख के उसको ड्रॉ करो तो ये कॉन्सेप्ट आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे हमने जैसे कि पीछे की तरफ केवल सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ किया, इस पत्थर में मैंने वर्टिकली किया, और जो पेड़ के पास वाला पत्थर है उसमें मैंने दोनों टाइप की लाइन का यूज़ किया। अब यहाँ पे अभी हम दोनों टाइप की लाइन का यूज़ करते हैं क्योंकि हमें कितनी थ्रीडीनेस दिखानी है और कैसी दिखानी है उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसी कैसी लाइन्स का यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए इस पत्थर को हमें ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा सा ऊपर सकरा, नीचे की तरफ गोल, बीच में थोड़ा उठा हुआ, साइड में थोड़ा गोल, जो पेड़ के पास वाला पत्थर है उसको हमें कैसे बनाना है, तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। जब आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो फिर आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से आपको उसमें लाइन को कितना बेंड करना है और कैसे उसको करना है। और ये कॉन्सेप्ट हम लास्ट में देखेंगे उसमें वैल्यूज़ की प्लेसमेंट करके कि किस तरीके से हमें वैल्यूज़ की प्लेसमेंट में भी ये चीज़ हेल्प करती है। अब यहाँ पे मैं उस कॉन्सेप्ट को जो डबल लाइन वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का है उसको मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया। तो आपको भी दोनों टाइप की लाइन का यूज़ करके खुद देखना है। आप यहाँ पे पूरी लैंडस्केप के साथ साथ सब्जेक्ट को अलग से सिंगल सिंगल सब्जेक्ट को भी स्केच करके देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको। और अक्सर आप जब लैंडस्केप बनाते हो तो वहाँ पे मेन प्रॉब्लम यही आती है कि हमारे सब्जेक्ट में जो थ्रीडीनेस है वो नहीं आती है। तो इस कॉन्सेप्ट को लैंडस्केप में भी यूज़ कर सकते हो, पोर्ट्रेट में भी यूज़ कर सकते हो, आप स्टिल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, और फिगर ड्राइंग किसी भी टाइप के सब्जेक्ट में इसको यूज़ किया जा सकता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट को आपको समझते हुए, ऑब्जर्व करते हुए यूज़ करना है। तो मैं एक चीज़ में इस लाइन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम जैसे कि पेड़ में इस लाइन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पेड़, अब हम यहाँ पे आप पूरे अगर सब्जेक्ट को देखो तो जो मेनली फोकस है वो हमारा घरों की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे केवल आपको एक तो दो ज़्यादा डार्क टाइप के घर दिख रहे हैं और बाकी की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, इसलिए इस एरिया में ज़्यादा हाईलाइट जा रहा है। और मैं यहाँ पेड़ में इसलिए ही ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जो लाइटनेस के कारण हमारा मेन फोकस घरों की तरफ जाए और उसके पास जो आगे की तरफ जो जगह डली उस पर जाए। और पेड़ पर भी आप इस कॉन्सेप्ट को बड़ी इजीली वे में इसको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ थोड़ी डार्कनेस की क्योंकि लाइट है जो पेड़ की अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, और ऊपर की तरफ से जब लाइट पड़ती है तो नीचे की चीज़ें ऑटोमेटिकली थोड़ी डार्क हो जाती हैं, चाहे वह पेड़ हो या कोई पत्थर हो या कुछ भी हो। अब पेड़ों में भी राउंडनेस रहती है, तो आप जैसे कि यहाँ पे हमने बहुत पतला पेड़ बनाया, आप थोड़ा मोटा पेड़ बनाओ तो उसमें आप बीच में एक दो लाइन खींच के लेयरिंग भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे कि लाइट उस साइड से आ रही है तो घर का जो ऊपर का छप्पर है, जो छत है, वो भी उतनी ही डार्क रहेगी। अब यहाँ पे इसकी शैडो को भी आपको देखना है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको कॉन्सेप्ट को समझते हुए अब यहाँ पे पहले तो हमने शैडोज़ को ऐड किया और इस वाले पत्थर में भी हमने ऐड किया। अब एक चीज़ देखो, आप लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है उसको समझती हो। अब ये वाला पत्थर है, इसके आपको ज़्यादा हिस्से दिख रहे हैं, और जो दूसरा पत्थर है उसकी केवल आपको बैक साइड दिख रही है। और लाइट का सीधा कॉन्सेप्ट है, जब आपको लाइट ज़्यादा, मतलब यहाँ पे आपको जो टर्मिनेटर लाइन हमने खींची जहाँ जो लाइट फैमिली और शेडो फैमिली को डिवाइड करती है, तो यहाँ पे आपको लाइट वाला पार्ट भी अच्छा खासा दिख रहा है और शेडो वाला पार्ट भी अच्छा खासा दिख रहा है। और जो लाइट है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शिफ्ट करती है। अब जैसे कि घर एक बॉक्स की तरह है तो उसमें सडन शिफ्ट है, एकदम वाइट और फिर उसके बाद एकदम डार्क। लेकिन यहाँ पे जो पत्थर है उसकी राउंडनेस के कारण लाइट धीरे धीरे शिफ्ट करेगी, एक ट्रांजिशन लेगी।
तो यहाँ पे हम 2-3 वैल्यूज़ का यूज़ करके 2-3 लाइन को अलग अलग मतलब हार्ड लाइन्स को यूज़ करते हुए जो है अलग अलग वैल्यूज़ को दिखाएंगे कि पत्थर में एक शिफ्ट आ रहा है और धीरे धीरे डार्क लाइट से डार्क की तरफ जा रहा है। और अब हम जब दूसरे पत्थर में ये चीज़ करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लाइट किस तरीके से वर्क करती है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर किसी चीज़ में पीछे की तरफ से लाइट पड़ती है जिसको हम बैक लाइट बोलते हैं, तो इस बैक लाइट में होता क्या है कि आपको केवल किनारों पर जिस साइड से लाइट आ रही है उसके किनारों पर बहुत हल्की सी लाइट दिखती है, बहुत मामूली लाइट दिखती है। जबकि ये दूसरा वाला पत्थर है, यहाँ पे जो लाइट है उसकी वजह से आपको लाइट वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से दिख रहा है और डार्क वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों को हमने इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपकी पोजीशन दोनों पत्थर से अलग है। तो जब पत्थर से आपकी पोजीशन अलग है तो उसको देखने का पर्सपेक्टिव भी अलग होगा और लाइट भी उसी तरीके से वर्क करेगी जिस तरीके से आप खड़े हो। अगर आप पत्थर जो पेड़ के अपोजिट दूसरे साइड में पत्थर है, अगर आप उसके और दूसरी साइड लाइट की साइड खड़े हो जाओ तो ये पत्थर भी आपको कुछ पेड़ वाले पत्थर की तरह ही दिखेगा, मतलब उसके पार्ट भी आपको अच्छे से दिखेंगे। या हम इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए लाइट अगर पेड़ की तरफ से आ रही है तो पेड़ कम्प्लीटली और पेड़ के नीचे का पत्थर आपको डार्क दिखेगा और जो दूसरी साइड का पत्थर है वो पेड़ के पत्थर की तरह ही कुछ बनेगा। ये चीज़ें आप जब लाइट के ऊपर वर्क करोगे, लाइट को समझोगे, ऑब्जर्व करोगे, तब आपको अपने आप समझ में आएगी कि किस तरीके से लाइट वर्क करती है। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऑब्जर्व जब तक नहीं करोगे तब तक यहाँ पे मैं इमेजिनेशन से ड्रॉ कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए कई बार स्केच किया, कई बार उसको स्टडी किया, डार्क मतलब लॉन्ग स्टडीज़ की, शॉर्ट आवर स्टडीज़ की, इसलिए कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। और यहाँ पे अब हम पेड़ को भी उसी मेथड के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से हमने नीचे के पत्थर को डार्क किया उसी के अकॉर्डिंग इसको भी वैल्यूज़ की प्लेसमेंट करेंगे। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, जब हम लाइट ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो पेड़ के नीचे के पार्ट ऑटोमेटिकली डार्क हो जाते हैं। अब पेड़ की परछाई कुछ पड़ेगी, पत्तियों की परछाई पेड़ के तने पर पड़ेगी तो वो भी कुछ डार्क होगा। तो आपको चीज़ को देखना है और यही चीज़ करनी है। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि मैं कुछ वर्डिंग्स को बार बार आपको दोहरा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अक्सर हम वीडियोस देखते हैं तो हम केवल देख के उसको एज आ एन्जॉयमेंट की तरह देख के स्किप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा मेन गोल है कि आप सीखें और इसलिए ही मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो यहाँ पे आपको केवल उसको देखना नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ उन वर्ड्स को लिखिए और उनको हो सके तो 1-2 बार वीडियो को देखिए और उसको साथ में प्रैक्टिस भी कीजिए। अब यहाँ पे भले ही लाइट पीछे की तरफ से आ रही है जिसको हम बैक लाइट बोलते हैं, लेकिन जो शेडोज़ है वो भी थोड़ी उसमें लाइटनेस डार्कनेस का शिफ्ट रहता ही है, क्योंकि अगर लाइट ऊपर की तरफ से आ रही है तो उसमें थोड़ी चमक ज़्यादा होगी, उसकी वजह से उसके पास की जो शेडो है वो थोड़ा सा हल्की सी लाइट भी रहेगी, लेकिन जो नीचे की तरफ की शेडो है वो एकदम से डार्क रहेगी, बहुत ज़्यादा डार्क रहेगी। और मैंने वैल्यूज़ को समझने के लिए कितनी लाइट कितनी डार्क है उसके लिए वैल्यू स्केल का एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो उसको आप ज़रूर से देखिए। उससे आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हम वैल्यूज़ की प्लेसमेंट करते हैं और कैसे आप वैल्यूज़ को जज कर सकते हो। अब यहाँ पे वैसे मेरा कोई मन तो नहीं था कि हम यहाँ पे फ्लोर पर भी जो ज़मीन है उस पर भी लाइन को यूज़ करें, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लाइन यूज़ हो रही है पर्सपेक्टिव की तरह। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है जहाँ पे चीज़ें एंगल में जाएं और पीछे की तरफ छोटी होती जाएं, जबकि स्केल में केवल चीज़ें छोटी होती हैं, वहाँ पे एंगल मैटर नहीं करता। अब ये पत्थर है आगे की तरफ, उसके कंपेरिजन में घर बहुत बड़े होंगे, लेकिन यहाँ पे स्केल का यूज़ हुआ, जबकि यहाँ पे हम पर्सपेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्टिकली लाइन है वो आपस में पीछे की तरफ चिपकती जाती हैं और जो हॉरिजॉन्टली लाइन है वो उनके बीच का गैप कम होता जाता है। मतलब अगर आपने आगे 2 लाइनें खींची, उनके बीच में अगर 2 सेंटीमीटर का गैप है तो उसके अगले जो लाइन पीछे खींची जाएगी उसमें उससे थोड़ा कम 1.8 या 1.5 सेंटीमीटर, फिर उससे पीछे जो जाएगी उसका 1 सेंटीमीटर, इसी तरीके से गैप कम होता जाता है और इन द एंड लाइन बहुत ज़्यादा पास में आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट दिखने में जितना ईजी है करने में उतना ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब आप इसमें लाइंस की प्लेसमेंट करोगे, जहाँ पे आप कर्व लाइंस को दोगे तो वहाँ पे कौन लाइन को ऊपर की तरफ बेंड करना है, किस लाइन को नीचे की तरफ बेंड करना है, इस चीज़ को समझने में आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है।
हालांकि प्रैक्टिस करोगे तो इजीली इस चीज़ को समझ जाओगे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी ऑब्जर्वेशन। आप जितना अच्छे से ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छे से आप इम्प्रूव करोगे। और एक और चीज़ जो हमेशा मैं बोलता हूँ और आज फिर बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी को सीखने में कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है। कोई 1 साल में दौड़ना अच्छे से सीख जाता है, किसी को 2 साल ही लगते हैं। एक छोटा बच्चा है जो ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ से उससे बात करने वाला कोई नहीं। एक मैं आपको शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा जो शहर में रहता है, जिसके परिवार में 1-2 लोग ही हैं बस, मतलब उसके मम्मी पापा मान लो, एक आध छोटा भाई बहन मान लो जो कि स्कूल जाता है, तो वो बच्चा अकेला रहता है ज़्यादा टाइम उसके पास, क्योंकि उसके पेरेंट्स काम करते हैं, मम्मी घर में खाना बनाती, पापा बाहर जाते हैं, भाई या बहन जो भी है वो पढ़ने जाता है। लेकिन वहीं गांव में एक बच्चा है सेम एज का, उसके पास कई सारे लोग रहते हैं, मोहल्ले के लोग भी उसको ले जाते हैं, उसको खिलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उससे बातें करते हैं। और ऐसा मैंने कई केसेस में ऑब्जर्व किया है कि गांव का बच्चा शहर के बच्चे के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी बोलना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट ऐसा है, क्योंकि सभी लोग उससे बात करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। जिस तरीके से उस बच्चे से बात करते टाइम जब उससे कंटिन्यूसली बातें की जाती हैं तो वो बोलना सीख जाता है। और एक बच्चा है जिसको कम बातें सुनने को मिलती हैं, कोई उससे बातें कम करता है, तो उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बोलना दोनों सीख जाते हैं। तो वही यहाँ पे अगर आप किसी और से कंपेयर करोगे कि वो इतना फास्ट इम्प्रूव कर लिया, तो पहले आपको उसके पीछे की जर्नी को समझना होगा कि वह कितने टाइम से उस चीज़ पर वर्क कर रहा है। और आपको सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो सही डायरेक्शन भी प्रोवाइड होना ज़रूरी है। तो जब आप सारी चीज़ों को साथ लेके कंप्लीट सही डायरेक्शन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपकी, मैं गारंटी से लिख के ये चीज़ दे सकता हूँ, आपकी इम्प्रूवमेंट को कोई भी नहीं रोक सकता। और आप कोई भी काम करो, और कोई भी काम दुनिया का जितने भी काम है सारे काम पॉसिबल है। आप ये नहीं कह सकते कि ये काम इम्पॉसिबल है। वह इम्पॉसिबल कब होता है? जब आप उसको मान लो कि ये इम्पॉसिबल है। इसलिए प्रैक्टिस को बिल्कुल अच्छे से करना, कंटिन्यूसली करना, भले ही आधा घंटा दे पाओ। धीरे धीरे अगर आप अच्छे से ग्रो करना चाहते हो तो आपको टाइम ज़्यादा तो देना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप आधा घंटा, फिर धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते करते अपने जो आपका रूटीन है, जो आपका शेड्यूल है, पढ़ रहे हो तो आप अपने जॉब कर रहे हो, तो जिस टाइप से आप जो भी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपने जो शेड्यूल में अपने ड्राइंग प्रैक्टिस को मैनेज कर सकते हो। अब मिलते हैं सीरीज़ के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल से कनेक्टेड रहिएगा।